के वर्कशॉप की श्रृंखला में सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल। सभी की तरफ से हैप्पी गर्भ संस्कार के मैसेजेस आना भी शुरू हो चुके हैं। यस, और सभी मम्मास के चेहरे पर बिग स्माइल्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो आज के सेशन को भी हम शुरू करते हैं ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत सारे नए नए लर्निंग के साथ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गर्भ संस्कार की पूरी प्रोसेस, डे बाय डे प्रेगनेंसी के दरमियान और प्लानिंग स्टेज से हमें क्या क्या चीजें फोकस करनी होती है। ये सारे टॉपिक्स आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। गर्भ संस्कार की सही समझ, और इसके बाद हम 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी करेंगे। माता के गर्भ में बच्चे की पांचों इंद्रियों का विकास कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको करनी होती है जिसके द्वारा बच्चे की पांचों इंद्रियां पावरफुल बनती है, इंपैक्टफुल बनती है। ये पूरी प्रोसेस आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक एक्टिविटीज और साथ ही साथ जो स्टेप्स हैं प्रेगनेंसी के दरमियान फॉलो करने वाले, उनको भी अब डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है वो है पात्र पसंदगी। यस, टोटल गर्भ संस्कार की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने 4 चरणों में डिवाइड कर रखा है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। इस प्रोसेस को समझने की रिक्वायरमेंट क्या है उसे भी हम थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को समझने की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि गर्भ संस्कार को लेकर काफी कंफ्यूजन भी नोटिस किया जाता है लोगों के अंदर। काफी लोग कहते हैं कि हमने यज्ञ करवा लिया, गर्भ संस्कार हो गया, कोई दवाई ले ली है, गर्भ संस्कार हो गया, कोई पर्टिकुलर महीने में गर्भ संस्कार किया जाता है, ऐसा भी कंफ्यूजन सबके मन में है। इसलिए इस प्रोसेस को समझना जरूरी है, राइट। गर्भ संस्कार कोई दवाई नहीं है, कोई रीत रस्म, कोई धार्मिक विधि नहीं है। गर्भ संस्कार एक विज्ञान है जो हमेशा रोज डेली बेसिस में प्रेगनेंसी के दरमियान फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप था पात्र पसंदगी, दूसरा था शादी की रस्म, तीसरा स्टेप है गर्भाधान पहले की पूर्व तैयारियां, और चौथा स्टेप है गर्भाधान होने के बाद की प्रवृत्ति। आप सभी को सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि यार ये क्या बात है। पात्र पसंदगी मतलब हस्बैंड और वाइफ का चयन करना, चूज करना, ये भी एक गर्भ संस्कार का हिस्सा है। तो ये तो हमें पता ही नहीं था, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो गई है शायद। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रोसेस का महत्व क्या है ये समझ आपको होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आसपास भी अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या कोई नए कपल शादी का प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको ये सेंस मिल सके, इसलिए भी ये टॉपिक हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और सेकंड स्टेप होता है शादी की रस्म। यस, शादी की विधि भी गर्भ संस्कार से काफी हद तक कनेक्टेड है। तो इस प्रोसेस को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और इन दोनों प्रोसेसेस को ऑलमोस्ट आप सभी कंप्लीट कर चुके हैं और गर्भाधान की तैयारियां कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं की है, फिर भी इसका बेनिफिट कैसे हम ले सकते हैं उसकी भी बात हम आपको समझाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरुआत करते हैं पात्र पसंदगी, जो कि है पहला चरण। श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माता पिता का, उत्तम माता पिता का मिलन होना जरूरी है, राइट। अगर बीज प्रॉपर बनेगा तभी तो एक श्रेष्ठ संतान आएगा। तो बीज किससे बनता है? बीज बनता है माता पिता के द्वारा, राइट। पुरुष का स्पर्म और माता का बीज, दोनों का मिलन होकर एक शिशु का जन्म होता है। तो वो परफेक्ट कैसे बन सकता है, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तो उसके लिए माता पिता का श्रेष्ठ होना अनिवार्य है, राइट। हम सभी इस बात को अच्छी तरीके से समझते आ रहे हैं पिछले 3 दिनों में। तो इस बात के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, इस बात का कितना इम्पैक्ट है, ये हमें पता चलेगा स्वयंवर की प्रथा से। हम सभी जानते हैं कि भारत में स्वयंवर की प्रथा बड़ी प्रचलित थी, राइट। हम पुरानी कहानियां भी जब सुनते हैं, जानते हैं, तो ये जो स्वयंवर की कहानी है, स्वयंवर की प्रोसेस है, वो हमने बहुत बार सुनी है। रामायण हो या महाभारत हो, हर जगह हमने स्वयंवर की बात को देखा है। तो आप सभी ने ये बात नोटिस की है कभी, या इस विचार पर फोकस किया है कि स्वयंवर में हमेशा स्त्री को चॉइस मिलती थी? कभी पुरुष का स्वयंवर देखा है?
कि पुरुष को ऑप्शन मिला हो कि 15, 20, 25 लड़कियां उनके सामने प्रस्तुत की जाए और वो उनमें से किसी को चूज करे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि स्त्री को ये सम्मान मिला है, ये हक मिला है कि वो अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव कर सकती है। तो इस पर्पस के लिए भी ये जो पूरी घटना है, ये भी हमें समझाती है कि इस पूरी प्रोसेस में पात्र पसंदगी का कितना महत्व है। थोड़ा और विस्तार से इसको समझते हैं। आप सभी ने अपने परिवारों में ये महसूस किया होगा जब आपकी शादी तय होती है तब, कि कुंडली मिलाई जाती है। ये कहा जाता है कि अगर आप एक गोत्र में हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आप शादी नहीं कर सकते। तो ये जो सारी रीति रस्में हैं, इनको अभी तो हम लोग सब आउटडेटेड गिनते हैं, राइट? ये क्या पुरानी बात है, कुंडली उंडली मिलाना, हम इस फालतू बात में नहीं मानते। ऐसा कहने वाली जनरेशन भी है हमारे बीच। पर ये प्रॉपर विधि भी गर्भ संस्कार का हिस्सा है। क्यों गर्भ संस्कार का हिस्सा है, तो अब मैं आपको उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाता हूं। देखिए, एक गोत्र में अगर शादी की जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है? तो उस गोत्र में, उस वंश में जो बीमारियां चली आ रही है, आनुवंशिक प्रश्न चले आ रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होकर आने वाली जनरेशन में आएंगे। पर अगर गोत्र चेंज हो जाती है, तो उन रोगों को नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोका जा सकता है या उसकी संभावनाएं कम की जा सकती है। अब एक गोत्र में शादी नहीं करना इतना बड़ा वैज्ञानिक रीजन है, इस रीजन को कोई नहीं समझाता। सिर्फ गोत्र में शादी नहीं करना इतना ही कहते हैं, इसलिए हमें समझ नहीं पड़ती, इसलिए हम उस बात का रिस्पेक्ट नहीं करते, पर उसके पीछे ये वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। सेकंड टॉपिक, कि कुंडली क्यों मिलाई जाती है। तो कुंडली जो लोग सही मायने में जानते हैं, उसे पढ़ना जानते हैं, उसे बनाना जानते हैं, वो लोग कुंडली के आधार पर, आपकी वंश परंपरा के आधार पर आपके गुणों का निदान करते हैं कि इस इंसान में इतने गुण हैं। यही चीज लड़का और लड़की दोनों में नोटिस की जाती है। दोनों के पर्टिकुलर नंबर के गुण, पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ गुण मिलते हैं, तो उनके द्वारा होने वाले बच्चे में भी उतने अच्छे गुण आएंगे। और अगर हस्बैंड और वाइफ के कुल गुण कम मिलते हैं, एक पर्टिकुलर संख्या नंबर से कम गुण मिलते हैं, तो उनकी शादी होने पर जो बच्चे का जन्म होगा, वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या किसी भी तरीके से परेशानी क्रिएट कर सकता है, वो श्रेष्ठ संतान नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुंडली मिलाने की सिस्टम बनी है, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ऐसा ही किसी को विचार आया और कुंडली मिलाने का रिवाज बन गया, ऐसा नहीं है। हमने पहले दिन भी ये चीज समझी थी कि हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि बहुत सटीक थे, किसी भी चीज को ऐसे ही वो डिजाइन नहीं कर देते थे। इसीलिए इस परंपरा को समझना और इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं आप सभी को सवाल करता हूं, आपने अपनी शादी के समय क्या प्रायोरिटी रखी थी? आपने जब शादी की तब क्या क्या चीजें चेक की थी अपनी वाइफ में या अपने हस्बैंड में, कि यस ये गुण है तो मैं इसको शादी के लिए पसंद कर सकता हूं? और ईमानदारी से बताइएगा, राइट? कोई भी ये हमें ये नहीं करना कि अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने हैं, राइट? आपने जो ईमानदारी से सोचा था, अगर आपने बैंक बैलेंस देखा था तो बैंक बैलेंस लिखिएगा, आपने रूप देखा था, रूप रंग देखा था, स्टेटस देखा था, तो वो भी लिखिएगा, राइट? ईमानदारी से लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली हमारी जनरेशन में क्या विचार रहते हैं, हम किस थॉट प्रोसेस पर प्लानिंग करते हैं जब हम हमारा पार्टनर चूज करते हैं। यस, एजुकेशन, ऑनेस्टी, मुझे समझ सके ऐसा इंसान होना चाहिए। यस, वेरी गुड। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप लोग पसंद करते हैं, चूज करते हैं जब अपना पार्टनर चूज करते हैं? नेचर, हु विल सपोर्ट माय करियर, फाइनेंशियल सेटलमेंट, एजुकेशन, एजुकेटेड फैमिली, लव। ओके, वेरी गुड। ये सब जो चीजें आप लिख रहे हैं, ये एकदम कॉमन चीजें हैं जो नॉर्मली हम चूज करते हैं, राइट? लुक्स पर भी मैटर करता है, नेचर कैसा है, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्टी, कूल फैमिली। यस, फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शादी सिर्फ लड़के से नहीं हो रही है, राइट? हम पूरे परिवार के संग कनेक्ट हो रहे हैं।
और सेम चीजें लड़के भी चेक करते हैं या देखते हैं। इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ये है कि हस्बैंड वाइफ के इस तरह से गुण मिल रहे हैं या नहीं, साथ ही साथ उनकी कास्ट या उनका जो गोत्र है उसमें भी कोई कनेक्टिविटी है या नहीं। इसके अलावा अभी के समय में हम गुण मिलाने की प्रथा को, कुंडली मिलाने की प्रथा को ब्लड रिपोर्ट के कंपैरिजन से भी चेक करते हैं, राइट? काफी जने ये सजेस्ट करते हैं अब कि भाई अब शादी के समय पहले आप ब्लड रिपोर्ट मैच करिए हस्बैंड वाइफ का, राइट? क्यों जरूरी है ब्लड रिपोर्ट मैच करना भी? क्योंकि ब्लड रिपोर्ट के मैचिंग से थैलेसेमिया, थायराइड, इन सब बीमारियों का पता लगेगा। और अगर ये सब बीमारी किसी में एक में भी है तो इसके आधार पर आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में क्या डिसीजन लेना है, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं, वो चीज भी क्लियर होगी। तो इसीलिए पात्र पसंदगी बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। I guess main part is compatibility to live entire life together. Yes, exactly आरती जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में समझ है या नहीं, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप एक एक दिशा में अपनी फैमिली प्लानिंग का काम कर पाओगे। क्योंकि बच्चे को जन्म देना एक पार्ट है लाइफ का, इसके अलावा भी पूरी लाइफ साथ में जीनी है, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर बच्चे के प्लानिंग में ही आपके विचार नहीं मिल रहे होंगे तो आगे वाले समय में तो कैसे मिलने वाले हैं? ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि शादी के बाद जो इनिशियली जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करने का होता है वो ये होता है कि फैमिली प्लानिंग, नई जनरेशन को जन्म देना, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक गिना जाएगा। तो ये सारी चीजें पात्र पसंदगी में बड़ा मायना रखती है। इसी के आधार पर एक श्रेष्ठ संतान के जन्म का प्रथम चरण रखा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, शादी की रस्म। यस, शादी की रस्म की जब बात आती है ना तब सभी के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, काफी सारे स्पेशल मोमेंट्स याद आते हैं। तो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा कि आपकी शादी में क्या खास था? कौन कौन सी रीत रस्में, रिवाज, विधियां, धार्मिक प्रथाएं ये सब की गई थी, राइट? आप क्विकली अपना आंसर लिखकर भेजिए चैट बॉक्स में कि यस ये प्रोसेसेस, ये एक्टिविटीज हमारी शादी के समय हुई थी जिनको हमने परिवार के सदस्यों ने एंजॉय किया था। यस, तो आपको क्विकली अपने आंसर्स लिखकर भेजने हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई थी आपकी शादी के समय। सप्तपदी, गणेश पूजा, हल्दी, हस्त मिलाप, फेरे, विदाई, गणेश पूजा, कोर्ट मैरिज। यस, कोर्ट मैरिज भी अभी का एक ट्रेंड है कि भाई हम कोर्ट मैरिज करते हैं, पर आगे कोर्ट मैरिज में भी काफी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती है, साइन करना होता है, वहां पर भी जज जो होते हैं वो कहते हैं भाई हार पहनाओ एक दूसरे को या रिंग चेंज करो, मिठाई वगैरह करनी होती है, नए कपड़े पहनते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। यस, मेहंदी, संगीत, देव देवी पूजा, यस, संगीत, फेरा, रिंग सेरेमनी, गोत्र पूजा, यस, कुमकुम, हल्दी, गणेश पूजन, मायरा, संगीत, फेरा, शादी, रिसेप्शन। यस, देखिए सारी एक्टिविटीज आप लिख रहे हो पर कोई ये नहीं लिख रहा ना कि प्री वेडिंग फोटोशूट, एचडी मेकअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर शादी के बाद हनीमून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? पर हमारा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किन चीजों पर होता है? इन सारी चीजों पर। कुमकुम, हल्दी या फेरे या मेहंदी, इन सब चीजों में हम लेस इंटरेस्टेड होते हैं। कौन से कपड़े पहनने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो ये सारी रस्में भी अब शादी का हिस्सा बन चुकी है, डेस्टिनेशन वेडिंग का जमाना आ गया है। इन सब चीजों के बीच में रस्म कैसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस गर्भाधान के लिए गर्भ संस्कार का हिस्सा कैसे है, इस लॉजिक को, इस साइंस को अब मैं आपको समझाता हूं। पहले के समय में जब हमारी वैदिक परंपराएं चल रही थी उस समय शादी का जो मुहूर्त निकलता था ना, वो मुहूर्त फेरे के दिन के अनुसार नहीं निकलता था, वो मुहूर्त गर्भाधान के दिन के अनुसार निकलता था। आश्चर्य हो रहा है ना सुनकर? गर्भाधान का दिन मतलब कौन सा? सुहाग रात वाला दिन। सुहाग रात का जो दिन है उसके आधार पर शादी का दिन तय होता था। और गर्भाधान के मतलब कि सुहाग रात के दिन से 3 या 5 दिन तक, उसके 3 या 5 दिन पहले से शादी की रस्में शुरू हो जाती थी।
राइट? आप सभी ने भी फील किया होगा कि जिन जिन की शादी धार्मिक विधि से हुई है, वो शादी 2-3 दिन या 5 दिन के फंक्शंस में कन्वर्ट हुई थी। पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया, ऐसे कर कर शादी की रस्म कंप्लीट होती है। तो अब इसका लॉजिक समझिएगा। गर्भाधान के लिए माता और पिता मतलब हस्बैंड और वाइफ को स्पेशली तैयार करने के लिए मानसिक तौर पर और फिजिकली रेडी करने के लिए ये 3 से 5 दिन का पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है। अब इन ये 3 से 5 दिन की जो विधियां हैं, इनका इनका दिशा क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है? तो इन 5 दिनों या 3 दिनों के समय, शादी के समय, आपको और आपके हस्बैंड को राजा और रानी की तरह सजाया जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब आते हैं और सारे नाच, गाना, शोर शराबा, अच्छा-अच्छा खाना, धार्मिक पूजा विधियां, ये सारा माहौल बन जाता है। और इन सब माहौल के बीच में हस्बैंड और वाइफ मानसिक तौर पर एकदम फ्रेश होते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने आप को किंग और क्वीन की तरह फील कर रहे होते हैं। और ऐसे पॉजिटिव वातावरण में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि हो जाती है, धार्मिक क्रियाओं द्वारा, यज्ञ विधि द्वारा। और इन सब प्रोसेस में से पसार होने के बाद सुहाग रात के दिन गर्भाधान करना होता है। तो इस तरह से शारीरिक और मानसिक तौर से हस्बैंड और वाइफ को तैयार किया जाता है और क्विकली उसी दिन उन्हें गर्भाधान करना होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है। इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को डिजाइन किया गया था। कितना साइंटिफिक व्यू है सोचिए, क्योंकि नॉर्मल टोन में अगर हम प्लानिंग करते हैं बच्चे का, तो हम तो टेंशन में होते हैं, छोटी मोटी परेशानियां लेकर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेंटली आपको 3-4 दिन पहले से ही फ्रेश बना दिया जाता है, एकदम खुश बना दिया जाता है, ताकि आप खुशी खुशी प्रेगनेंसी कंसीव करें। ये ना हो कि टेंशन में आकर करें, राइट? पर अभी तो पूरा जनरेशन चेंज हो गया है। अभी तो शादी के दिन सभी को टेंशन होता है, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ जिनकी शादी हो रही है उनको ज्यादा टेंशन होता है। मामा को ये कहा या नहीं, बुआ को ये कहा या नहीं, पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, उन्हें बुलाया या नहीं, बॉस को इनविटेशन दिया था या नहीं। तो ये सारे टेंशन में पूरा माहौल चेंज हो गया है अभी तो। हमें फोटोग्राफर की चिंता होती है, कोई फोटोग्राफ रहना रह ना जाए, हमारे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं या नहीं, हमारा मेकअप तो सही हुआ है या नहीं। ऐसे टेंशन में हम शादियां करते हैं मैक्सिमम केसेस में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अब तो सुहाग रात वाला दिन कंसीव करने वाला दिन रहा ही नहीं है, क्योंकि शादी करने के बाद अब के कपल्स को तो लाइफ एंजॉय करनी होती है, करियर बनाना होता है। और अब हम शादी के बाद 3-4 साल बाद फैमिली प्लानिंग करते हैं, राइट? तो प्रोसेस के अनुसार ये 2 स्टेप थे, पर अब ये 2 स्टेप आप फॉलो नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हो। तो अब इन स्टेप्स को हम फॉलो कैसे करें? तो उसके लिए तीसरी प्रोसेस हमने डिजाइन की है, जिसे हम कहते हैं पूर्व तैयारी। अब ये शादी की रस्म वगैरह पहले नहीं हो रही है ढंग से, हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें कंसीव करने के 3 महीने पहले से कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी पड़ेगी, तो जिसके द्वारा हमारी पूर्व तैयारी प्रॉपर हो। तो जो लोग प्लानर्स हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि एज अ प्लानर आपको क्या करना है। तो जिस दिन आपने तय किया कि अब हमें फैमिली प्लान करना है, अब हमें कंसीव करना है, तभी से आपका गर्भ संस्कार शुरू हो जाता है। अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? तो पहला स्टेप है, आपको शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि करनी है, राइट? तो शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि कैसे करेंगे? शरीर की शुद्धि मतलब सौंदर्य साबुन निरमा, राइट? निरमा से या डव से या लक्स से नहाइए तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। शरीर शुद्धि से हमारा मतलब है कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी छोटी-मोटी बीमारियां हैं, तो उससे उसका निदान करिए। आप एक्सरसाइज कर कर, सात्विक भोजन लेकर आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाइए, राइट? ताकि कंसीव करने के लिए आपका शरीर सक्षम बन सके। थैलेसेमिया या थायराइड ऐसी कोई भी परेशानियां हैं, तो वो कंसीव करने में अड़चन रूप हो सकती है। तो इस चीज के लिए आप अपना ब्लड रिपोर्ट वगैरह करवा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आप शरीर की क्लैरिटी के बारे में स्पष्ट हो जाए। दूसरा मुद्दा आता है मन की शुद्धि।
जैसे हमने प्रहलाद की कहानी में सुना कि प्रहलाद के माता पिता तो राक्षसी वृत्ति वाले थे, इवन उन्होंने कंसीव किया तब भी राक्षसी वृत्ति कहीं ना कहीं रही होगी, पर उन्होंने अपने मन की शुद्धि, स्पेशली माता ने प्रेगनेंसी के दौरान जब अपनी मन की शुद्धि करना शुरू किया, तब बच्चे के अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो जो लोग गर्भ संस्कार को कंसीव करने के स्टेज पर ही सीख लेते हैं, उन्हें इसकी शुरुआत तभी से कर देनी चाहिए। तो आपको अपने मन की शुद्धि करनी है। किस तरह से? तो जैसे कि कल हमने लिस्ट बनाया कि हम हमारे अंदर कौन से स्वभाव इंप्रूव करने लायक हैं, हमें कौन से स्वभाव ऐसे हैं जो हम में है ही नहीं और बच्चे में लाने हैं, तो उन स्वभावों को हमें हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, ऐसी आदतें डेवलप करनी है, बुरी आदतों को छोड़ना है, अच्छी आदतों को इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये प्रोसेस हमें मन की शुद्धि के दरमियान करनी है, राइट? तो इसका ब्लूप्रिंट हमारे पास कल ही तैयार हो गया था कि कौन कौन से गुणों पर हमें काम करना है। होपफुली आप सभी ने उन गुणों के लिस्ट को अपने कमरों में लगा भी दिया होगा, नहीं लगाया हो तो आज ही लगा दीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि इन गुणों पर हमें इम्प्रोवाइजेशन करना है। अब हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, वो है आहार और विचारों की शुद्धि। यस, अगर हमें कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो हमें कोशिश कर कर उन नेगेटिव विचारों को रिड्यूस करना है। हमें गुस्सा आता है, हमें डिप्रेशन आता है, ओवर थिंकिंग की परेशानी है, तो इन सब चीजों को हमें धीरे धीरे रिमूव करने की, कम करने की कोशिश करनी है। खाने में भी बहुत ध्यान रखना है, हो सके उतना। देखिए, वैसे तो कोरोना पेंडेमिक ने बड़ा अच्छा काम किया है, अब हम लोग बाहर खाना खाने से डरते हैं, राइट? बाकी पहले तो सप्ताह में 2 दिन तो बाहर खाना कंपलसरी हो गया था काफी घरों में, राइट? तो ये एक अच्छी बात है। अभी जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको कोरोना की तरफ से ये गिफ्ट है कि अब आप लोग घर बाहर खाना खाने से डरोगे, राइट? पर बाहर खाना नहीं खाना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि सात्विक आहार का ये एक हिस्सा है। आहार की क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम कल के सेशन में और ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, तो मैं इसे अभी यहां पर नहीं दोहरा रहा। पर हमें ये समझना है कि प्लानिंग के फेज में से ही हमें आहार शुद्धि पर फोकस करना है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें प्लानिंग स्टेज में करनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम 3 या 6 महीने पहले से हमें ये सारी चीजें शुरू करनी है, जिसमें ध्यान, योग, अच्छे विचार करना, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। तो क्यों 3 या 6 महीने पहले से करना जरूरी है? तो पुरुष का स्पर्म और माता का बीज, दोनों चीजें बनने में एटलीस्ट 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के बाद, 3 महीने में वो परिपक्व होते हैं और फिर उसमें से नवसर्जन क्रिएट हो सकता है, राइट? तो आप अगर 3 से 6 महीने के दौरान ये सारी चीजें फोकस करते हैं, तो आपके अंदर जो बीज बन रहा है, वो बीज भी इन गुणों से संपन्न बनेगा, ताकि हमारी मेहनत थोड़ी आसान हो जाएगी, ज्यादा इंपैक्टफुल बनेगी। इसलिए प्लानिंग स्टेज को हम 3 से 6 महीने का समय गिनते हैं। इतने समय तक प्लानिंग की तैयारियां करनी चाहिए, ओके? और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें प्लानिंग फेज में ध्यान रखना चाहिए। टीवी, सिनेमा और सोशल मीडिया से दूर रहें, या तो विवेकपूर्ण उपयोग करें, राइट? अभी जो वेब सीरीज का कल्चर चल रहा है, या हम कहें कि जो सासू बहू की सीरियल्स आती है, इनसे हमें कितना सीखने को मिलता है, कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, हम सभी जानते हैं, राइट? और बेबी के पास कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है, आप जैसा सोचोगे वैसा वो एज इट इज स्टोर करेगा, राइट? तो हमें कंपलसरी फालतू चीजें सुननी ही नहीं है, उस समय हमें सो जाना है, राइट? क्योंकि अगर हम जागरूक रहे तो बेबी के पास स्टोर हो जाएगा, राइट? तो ये चीजें हमें फोकस करनी है कि जहां तक हो सके वहां तक हमें टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, हो सके तो इससे दूर रहना है, ओके? तो ये सारी चीजें हैं जो हमें गर्भाधान से पहले फोकस करनी है। अब हम समझते हैं कि गर्भाधान के समय क्या करना है, ओके? जब आप कंसीव करने जा रहे हैं, जिस दिन आपने तय किया है कि ये दिन हमारा कंसीव करने वाला प्लानिंग है इस महीने में, तब आपको क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो सबसे पहली बात, तो आपका जब लास्ट पीरियड आता है, लास्ट बार आप मेंसेस में आते हैं, उसका जो पहला दिन होता है, वो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे गिना जाता है। तब से लेकर 9वें दिन तक आपको कोई प्रयत्न नहीं करने हैं। 9वें दिन से लेकर 22वें दिन के बीच में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अटेम्प्ट करना है, राइट? ये जो दिन है,
ये दिन सबसे बेस्ट दिन गिने जाते हैं फर्टिलिटी के लिए। इस समय अगर आप प्रयत्न करते हैं तो कंसीव होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ओके, अब उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उत्तम मनोदशा। आपकी मानसिक स्थिति एकदम फ्रेश होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए, राइट। सास बहू का झगड़ा लेकर आप कंसीव करने के लिए नहीं जा सकते। हस्बैंड को ऑफिस में प्रमोशन का टेंशन हो या सैलरी का चेक आया है या नहीं, ये टेंशन लेकर अगर हस्बैंड कंसीव करने के लिए जाएंगे तो टेंशन ही रहेगा। तो हमें फ्रेश होकर जाना है, और इसीलिए शादी की रस्में इंपॉर्टेंट थी। देखिए, शादी की रस्म में 3 दिन तक आपको फ्रेश किया जाता था, आपको खुश किया जाता था, आप पॉजिटिव बन जाते थे। तो वो माहौल आपको खुद अपने घर में वापस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। हस्बैंड वाइफ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, गेम्स खेलिए, अच्छी अच्छी गाने सुनिए, हंसी मजाक के प्रोग्राम्स देखिए। इस तरह से आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। अच्छे विचार करते करते, मेडिटेशन करते करते फिर आप कंसीव करने का प्लान करिए। और इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सा समय उत्तम है, राइट। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये दोनों सीजन के बीच का समय इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वर्षा ऋतु से लेकर वसंत ऋतु का समय, मतलब कि सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च, फरवरी मार्च तक का समय, मतलब जो गर्मी का पीरियड है उससे हम बाद कर देते हैं। बाकी के जो महीने हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेस्ट समय गिना जाता है। क्यों ये बेस्ट समय है? तो ये समय कुदरत के भी सर्जन का समय है, राइट। हम जानते हैं कि इसी समय पर खेती बाड़ी होती है, नया जो भी अनाज पकता है उससे उस फसल को भी निकाला जाता है। तो ये समय सर्जन का समय है, कुदरत के लिए भी और हमारे भी लिए भी। कौन से समय पर कंसीव करना चाहिए? तो रात को 9 से 11 या तो सुबह 4 से 6, ये दोनों समय शास्त्रों के आधार पर श्रेष्ठ समय बताया गया है। तो इस समय कंसीव करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। कंसीव करने के मिनिमम 2 घंटे पहले आपको अपना खाना खा लेना चाहिए, राइट। उन 2 घंटों के बीच में, लाइक अगर आप 9 बजे प्लानिंग कर रहे हैं तो 7 बजे से पहले आपका मील हो जाना चाहिए। 7 से 9 के बीच में आपको कुछ भी खाना नहीं है, ताकि आपका शरीर पाचन क्रिया से निवृत्त हो चुका हो। क्योंकि खाना खाने के 1.5-2 घंटे तक पाचन क्रिया चलती है, तो शरीर का आधा काम पाचन क्रिया पर व्यस्त होता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है शयन खंड की सजावट। यस, जो हमने पहले बात की ना कि सुहाग रात का दिन, क्यों हमने कहा कि सुहाग रात के दिन को कंसीव करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि उस दिन जो कमरे की सजावट बताई गई थी, वो सजावट कंसीव करने के लिए एकदम परफेक्ट सजावट थी, राइट। अपने कमरे को फूलों से सुशोभित करिए ताकि वातावरण सुगंधित रहे। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए कमरे के अंदर। कमरे के अंदर जो भी आपने डेकोरेशन किया हुआ है, चादर जो बिछाई है, जो अंदर कमरे के अंदर जो भी फर्नीचर वगैरह है, पर्दा वगैरह लगा हुआ है, वो हो सके उतना लाइट कलर का रखिए, व्हाइट कलर या आसमानी कलर। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर हमें कंसीव करने के लिए सपोर्टिव टूल बनती है, राइट। तो शयन खंड की सजावट हमें वापस करनी है जब हम कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं उस दिन, राइट। तो ये सारी चीजें प्लानर्स को खास ध्यान रखनी है। तो अगर इस तरह से पूरी प्रोसेस की जाएगी तो हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे गर्भ संस्कार के लिए। और जब भी आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं उस दिन हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलकर भगवान को प्रार्थना करिए कि हम एक श्रेष्ठ मनुष्य को, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को जन्म देने की शुभ भावना से आज ये समागम करने वाले हैं। तो हे ईश्वर, आप अपना दिव्य तत्व लेकर हमारी अंदर प्रवेश करिएगा। तो ऐसी शुद्ध भावना से, पवित्र विचारों के साथ हमें कंसीव करने का प्लानिंग करना है। तो इस तरह से हमें गर्भाधान की प्रक्रिया करनी होती है। और चौथा स्टेज आता है गर्भाधान के बाद, राइट। तो गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार के तौर पर 9 महीने तक कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी डे 1 से सीखते चले आ रहे हैं। और कल के सेशन में सारी की सारी 12 एक्टिविटीज हम आपको एक साथ सिखाने वाले हैं, राइट। तो उससे अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, पर डिलीवरी होने के बाद क्या चीज एक इंपॉर्टेंट है वो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का एक अनोखा प्रयोग है, एक नया विचार है
जिसे हम कहते हैं स्वागत संस्कार। यस, बच्चे का जन्म होने के बाद जब माता और बच्चा पहली बार घर पर आते हैं ना, तब हमें घर पर ये स्वागत संस्कार करना है। क्यों ये संस्कार जरूरी है? तो देखिए, पूरे 9 महीने के दरमियान माता और बच्चा दोनों बड़ी कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों में से पास आउट हुए हैं और डिलीवरी का समय तो अत्यंत पेनफुल भी होता है। इवन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो ओवरऑल जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत स्ट्रेस, बहुत परेशानियां माता ने फील की होती है और इक्वली बच्चे ने भी फील की होती है। तो इस परेशानी में से वो जब बाहर निकल रहे हैं, तब उनका एक वार्म वेलकम होना चाहिए। शादी के बाद जब नवी दुल्हन को घर पर लेकर आते हैं, तब भी तो बड़ा डेकोरेशन करते हैं, गाड़ी सजाते हैं, घर में डेकोरेशन किया जाता है, बहुत तामझाम होता है, खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर तो एक नई माता और बच्चा दोनों घर पर आ रहे हैं, दो नए मेहमान आ रहे हैं, तो इनका स्वागत क्यों नहीं, राइट? तो हम ये नहीं कह रहे कि बहुत खर्चा करिए, पर सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजों के द्वारा भी हम स्वागत भरपूर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का जो कमरा होता है, वहां पर भी दवाइयों की बहुत स्मेल होती है, तो आप वहां पर थोड़ा फ्लावर्स का डेकोरेशन कर दीजिए, अच्छे प्यारे फोटोग्राफ्स कमरे में लगा दीजिए ताकि माता को खुशी मिले। जब डिस्चार्ज मिल जाता है हॉस्पिटल से, तब घर पे आते समय जो गाड़ी में आप घर पर आ रहे हैं, उससे थोड़ा बलून फ्लावर से डेकोरेट कर दीजिए। जब पहली बार माता और बच्चा घर पर आते हैं, तब घर को थोड़ा डेकोरेट किया गया हो, उनकी पूजा की जाए, उनकी आरती उतारी जाए और फिर उन्हें घर में एंटर करवाया जाए। तो ये सारी प्रोसेस करने से जो पूरा 9 महीने का थकान है, स्ट्रेस है, वो सारा गायब हो जाएगा और माता और बच्चा दोनों पॉजिटिव फील करेंगे और ये सारी पुरानी 9 महीने की जो भी स्ट्रेसफुल मेमोरीज थी ना, उनको डिलीट कर पाएंगे आसानी से और फ्रेश होकर अपनी लाइफ को वापस शुरू करेंगे। देखिए, ये बात सुनते ही आप सभी के चेहरों पर कितनी बड़ी-बड़ी स्माइल्स आनी शुरू हो गई, राइट? सभी विजुअलाइज कर रहे हैं कि यस, हमारे संग भी ऐसा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड की और घर के तमाम सदस्यों की कि उन्हें साथ में मिलकर ये काम करना है ताकि माँ का और बच्चे का दोनों का एक पावरफुल वार्म वेलकम हो, राइट? और बहुत सिंपल चीजें हैं, इनमें मुश्किल से 100-500 रुपए का खर्चा होगा, राइट? फ्लावर्स, छोटा मोटा डेकोरेशन, कुछ मिठाइयां और पूजन का सामान, बस इतना ही करना होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेज एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में ट्रांजिट होने के लिए। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? काफी मम्मा सोच रही होगी कि सभी कुछ हमारे बारे में मैक्सिमम आता जा रहा है, पापा का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यस, पापा की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो पापा की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सबसे पहला पापा को ये समझना है कि पापा कभी भी ये ना कहे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। पापा को ये बोलना है कि वी आर प्रेग्नेंट। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि हम प्रेग्नेंट हैं, तब तक हम इस पूरे कार्य में हिस्सेदारी को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कंसीव करने पर माता का ही रोल बचता है, पापा का रोल खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ टाइम पापा का और मामा का रोल इक्वल है। तो पापा को पहला टास्क ये समझना है कि पापा को गर्व से कहना है कि वी आर प्रेग्नेंट। दूसरा काम, पापा का मेन रोल है मम्मा को फैसिलिटेट करना। मम्मा की जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं, उसमें हेल्पफुल होना। उनको जो भी चीजें चाहिए, जो भी उनकी मानसिक स्थिति है, वहां पर उनको हेल्पफुल होकर सपोर्टिव सिस्टम बनाना, राइट? क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के समय मूड स्विंग होना, छोटी मोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स आना, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। ये प्रेगनेंसी का हिस्सा है, तो ये होने ही वाली है। ऐसी कंडीशन में हस्बैंड अगर एक अच्छा दोस्त बनकर, एक सपोर्ट सिस्टम बनकर हेल्प करता है ना, तो बड़ी आसानी से इस समय को हम पसार कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है हस्बैंड का कि गर्भ संस्कार के पालन में वाइफ को हेल्प करना, उन्हें एक्टिविटीज करवाने में हेल्पफुल होना, लाइक पजल सॉल्व करने हैं, कहानियां पढ़नी है, गर्भ संवाद करना है। तो ये सारी चीजें मम्मा अकेली ना करते हुए हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर अगर करेंगे तो मजा आएगा। एक से भले दो हो जाते हैं तो सफर आसान बन जाता है और आनंदमय बन जाता है। तो हस्बैंड को ये चीजें भी करनी है और गर्भ संस्कार के पालन के लिए जो भी कोर्सेज वगैरह करने हैं,
उन सभी चीजों को करने में हस्बैंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाना है। अपनी वाइफ को गर्भ संस्कार का कोर्स गिफ्ट करना है। ये प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट होगी हस्बैंड की तरफ से, राइट? तो ये सारी एक्टिविटीज हस्बैंड को प्रेगनेंसी के दरमियान करनी है और अल्टीमेटली डिलीवरी के समय जो स्वागत संस्कार करना है वो बड़ा धूमधाम से हो, ये भी एक हस्बैंड की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें हस्बैंड को प्रेगनेंसी के समय ध्यान रखनी है, हेल्पफुल होना है अपनी वाइफ के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझी कि ये गर्भ संस्कार की डे 1 से लेकर डिलीवरी तक की प्रोसेस है। अब इसमें कहां कोई महीना आता है कि किस महीने पर क्या करना है, ऐसा कुछ मैंने आपको स्पेसिफिक बताया नहीं। हर कुछ चीजें रोज करनी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें करनी है। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आहार की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, ये रेगुलर बेसिस पे करना है, तभी गर्भ संस्कार होगा, राइट? तो होप कि आप सभी के मन में अच्छी तरीके से ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए हैं तो जीएस लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। और जो फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक का बटन दबाकर या हार्ट का बटन दबाकर मैसेज पास करें कि यस, आपको अच्छी तरीके से ये पूरी बात समझ में आ चुकी है। ओके, जीएस जीएस जीएस, ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स की तरफ से रिप्लाई आना शुरू हो चुका है एंड एवरीबॉडी इज अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें प्रेगनेंसी के समय प्लानिंग स्टेज से लेकर डिलीवरी के टाइम तक हमें करनी होती है। ग्रेट। तो अब हम 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी पर फोकस करने जा रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइएगा। पांचों इंद्रियों का विकास माता के गर्भ में बालक का कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम अब समझने वाले हैं। एक एक एक्टिविटी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप प्रेगनेंसी के दरमियान अगर रोज करेंगे तो बच्चे के अंदर एक पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट होगा। यस, तो हमें सबसे पहली एक्टिविटी समझनी है विजन। हमें दृष्टि को पावरफुल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो दृष्टि के दो प्रकार हैं, अच्छा देखना और बुरा देखना। तो सबसे पहले हमें हमारे बच्चे को यह सिखाना है कि जब भी अच्छा दिख रहा है कुछ तो अपनी आंखें खुली रखे, और जब कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज उसे दिख रही है, तो वो चीज उसे नहीं देखनी है। ये विवेक उसके अंदर होना चाहिए। तो ये बात हमें उसे सिखानी है। विजन के दो टाइप हैं, अच्छी दृष्टि और बुरी दृष्टि। ये हमें बच्चे को क्लियर करना है और ये विवेक बुद्धि हम में भी होनी चाहिए। अब हम आंखों को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, इसके बारे में एक एक्टिविटी करते हैं। आप सभी को अपने कमरे में सभी तरफ ध्यान से देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और गौर से देखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं आपके कमरे में जो ऑलरेडी आपके कमरे में अवेलेबल है, पर किसी वजह से आप पिछले 5-6 दिनों 7 दिनों से उन्हें नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते, जो चीजों की जरूरत है वहीं पर हमारा ध्यान जाता है, बाकी काम की चीजें भी हमारी आंखों के सामने पड़ी रह जाती है। तो क्या ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है? ढूंढिए ऐसी चीजें जो आपके कमरे में तो पड़ी है पर आपके सामने नहीं आ रही है, आप देख नहीं पा रहे थे ध्यान से। अभी जब आप गौर से देख रहे हो तब वो चीजें आपको वापस से दिखनी शुरू हो रही है। यस, तो ऐसी चीजें ढूंढिए और लिखकर भेजिए चैट बॉक्स में फटाफट से कि यस, ये चीजें तो बिल्कुल भी ध्यान से निकल गई थी और अभी नजर में आना शुरू हुआ है। यस, पंखे पर जमी धूल, खिड़की पर जो कचरा जम गया है। यस, लेडीज को जब ऐसा कुछ ढूंढने के लिए कहा जाए ना तो सबसे पहले सफाई का सामान तुरंत दिखने लगता है, सफाई के शस्त्र दिखने लगते हैं। मकड़ी का जाला दिख रहा है, यस, हमारे रूपाली जी को। बाकी सब हमारे फ्रेंड्स क्या देख पा रहे हैं? एसी की ग्रिल, 4 टाइप ऑफ लैंप्स, 4 टाइप्स ऑफ लैंप्स है रूम के अंदर जिन पर गौर नहीं किया था। मोर पंख पड़ा है कमरे के अंदर एक जगह, खिड़की पर धूल जमी हुई है, कैलेंडर का डेट नहीं बदला था। वेरी गुड। स्पाइडर, यस, मकड़ी का जाला हो रखा है, वो नहीं नजर आ रहा था। ट्यूबलाइट के ऊपर थोड़ी सी धूल जम गई है तो वो साफ करनी बाकी रह गई है। बटरफ्लाई पड़ा हुआ रह गया है कमरे के अंदर एक जगह, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे पर अभी नजर आ गया। यस, ये देखिए, हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन फोकस कर कर चीजों को देखना शुरू करते हैं ना
तो हमारे ही आसपास काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान से नहीं दिख रही थी, हम नहीं देख रहे थे, वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है। सीलिंग लाइट, फ्लावर कलर्स, यस फ्लावर्स कमरे में लगे हुए हैं, पर कौन कौन से कलर्स के फ्लावर्स थे वो कभी गौर से नहीं देखा। बस ऐसे ही गमला पड़ा है रूम में, ऐसे कर कर उसे मतलब इग्नोर कर देते थे। 10 दिन से साड़ी बाहर रखी हुई है। यस, आकांक्षा जी कह रही है कि 10 दिन हो गए साड़ी बाहर की बाहर पड़ी है, उसे कबर्ड में रखने का ही याद नहीं आ रहा है। यस, किताबें कहीं पड़ी हुई है, विंडोज पर बटरफ्लाई लगा हुआ है, वो नहीं ध्यान पर आ रहा था। तो एग्जैक्टली हमें ये चीज समझनी है कि हमें अगर हमारा विजन पावरफुल करना हो तो हमें इस तरह से अलग अलग प्रकार से ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी करते रहना है। राइट, अब ये करने के लिए हमें बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर की खिड़की पर जाके खड़े हो जाओगे ना, तो भी आपको बाहर बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। राइट, तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों चित्रों में? यस, आपको फटाक से बताना है कि दोनों चित्रों के बीच में क्या फर्क है। ओके, स्माइल का डिफरेंस है, लिप्स का डिफरेंस है, बिल्कुल। एक थोड़ा आश्चर्य में है और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में फंसा हुआ हो ऐसा दिख रहा है। फेस एक्सप्रेशन अलग है, एक शॉक में है और एक सैड लग रहा है। यस, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए एक और आपको मैं बताता हूं चित्र। बताइए इन दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है? तित, 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 ऊपर का तित, एक का एक दांत कम है, एक के दो दांत है, एक का एक ही दांत है। यस, परफेक्ट। व्हाइट स्क्वायर, दांत, एग्जैक्टली, ऊपर के दो दांत, एक दांत, तित तित तित, सभी की तरफ से रिप्लाई आ रहा है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और चित्र मैं आप सभी को बताता हूं। यस, यहाँ पर ढेर सारे डिफरेंसेस हैं। राइट, अभी तक तो एक एक ही दिख रहे थे, गौर से देखिए इस चित्र को और बताइए कि इन दोनों चित्रों में क्या क्या चीजें डिफरेंट है। ट्री, स्काई, प्लांट, फ्लावर नहीं है, हर्ब्स, यस, जो घास जैसा ड्रॉ किया हुआ है वो, उसमें फर्क है। येलो प्लांट, टेल ऊपर नीचे है, यस। माउथ, ग्रास, गैप बिटवीन द ट्री एंड हिल साइज, यस। क्लाउड, टंग, ओके वेरी गुड। क्लाउड, होल इन द ट्री, यस। क्लाउड में डिफरेंस है, टेल में डिफरेंट है, टंग, क्लाउड, डाउनसाइड सर्कल नंबर्स, ट्री, यस। जमीन पर जो सर्कल्स हैं उनमें भी थोड़ा सा फर्क है, वहां पर एक जगह फ्लावर है एक जगह नहीं है, यस। स्टोन्स, वुड प्लांट्स, फ्लावर्स, वाह वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर तेज किया तो कितने सारे डिफरेंस ढूंढ के निकाल दिए आप लोगों ने। तो एक और डिफरेंट मैं आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए देता हूँ। चलिए, ये बच्चा प्लेन बना रहा है, जैसे आप लोगों ने बनाया था ना डे 2 पर, तो वैसे ही ये बच्चा भी प्लेन बना रहा है। इन दोनों चित्रों में क्या क्या डिफरेंट है? प्लेन, प्लेन की साइड, दिशा, ओके। बर्ड्स, ओके। डायरेक्शन ऑफ प्लेन, रेड फ्लावर्स, एरोप्लेन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन हो गया बहुत, अब और कुछ देखिए। पेपर, प्लेन प्लेन प्लेन, बर्ड, ब्लड, प्लेन बर्ड, प्लेन बर्ड। प्लेन और बर्ड में से बाहर आइए जनाब। एप्पल, यस। जो फ्रूट्स हैं ट्री पर लगे हुए हैं उनमें भी डिफरेंस है। इवन स्टार्स जो दूसरे पेड़ पर लगे हुए हैं वहां पर भी डिफरेंस है, बिल्कुल परफेक्ट। बर्ड्स, बर्ड्स आ गया, बर्ड्स आ गया, यस। और कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जिनके अंदर डिफरेंसेस दिख रहे हैं? बर्ड्स, ओके वेरी गुड वेरी गुड। प्लेन, बटरफ्लाई, यस। नीचे जो बटरफ्लाई पड़े हुए हैं उनमें भी संख्या का गड़बड़ी है, एक जगह ज्यादा बटरफ्लाई है एक जगह कम बटरफ्लाई है। प्लेन में भी एक प्लेन जो जमीन पर पड़े हुए प्लेन है वहां पर फ्लोर वाला प्लेन कम है एक, यस।
यस, किसी ने डॉगी भी लिखकर भेजा है। डॉगी में कुछ करेक्शन नजर आ रहा है क्या? अगर ध्यान से देखेंगे तो नजर आ जाएगा। यस, पर्पल कलर का है, राइट साइड में है वो पर्पल कलर का है। या दैट्स अबाउट प्लेन। यस एग्जैक्टली, पर्पल स्नेल। यस, स्नेल का कलर जो मतलब जो नीचे वाला चित्र है उसमें स्नेल है, ऊपर वाले में स्नेल नहीं है। थोड़ा सा और ध्यान से जब देख रहे हैं तो देखिए कितनी बारीक बारीक चीजें पकड़ कर आ रही है, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक और चित्र मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं। यस, यहाँ पर हमारा शेर खान, सिंह, लायन हमारे सामने है। और इन दोनों चित्रों में क्या क्या फर्क है? वेरी गुड। स्काई, स्काई में तो ऑब्वियसली फर्क है। ट्री की जो ब्रांचेस है वहां पर डिफरेंट है बिल्कुल। लायन की टेल में डिफरेंस है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लाउड, ट्री के नीचे एक साइड फ्लावर नहीं है। ओके, वेरी गुड। ये फ्लावर नहीं, घास की बात है यहाँ पर। जो घास है वो कम ज्यादा है। यस, स्टोन इज मिसिंग। परफेक्ट, स्टोन एक कम ज्यादा है। और लेफ्ट साइड वाले स्टोन के आसपास घास में भी गड़बड़ी है। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। शेर खान में और कुछ परेशानी है या नहीं, या शेर खान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है? यस, ट्रीज में बहुत सारे वेरिएशन नोटिस हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्री, स्काई, ग्रास, टेल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सभी को बहुत मजा आया और बचपन की यादें भी हमारी ताजा हो गई है ना, क्योंकि बचपन में इस तरह के पजल्स हम बहुत सॉल्व करते थे। तो यही एक्टिविटी है जो हमारा विजन पावरफुल करेगी। तो इस टाइप की एक्टिविटीज आप घर पर रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी अब मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं दैट इज अ लिसनिंग एक्टिविटी। अगेन यहां पर भी वही लॉजिक पड़ेगा कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, ये समझ हमें हमारे बच्चों को देनी है। अब विजन लिसनिंग एक्टिविटी के लिए हम एक बहुत सिंपल सा ट्राई करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए और बिल्कुल साइलेंस से अपने कमरे में और कौन कौन सी आवाजें आपको आ रही है, आसपास में से आपको कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करिए। और शांति से आंखें बंद कर कर बिल्कुल कामली, कूल, शांत होकर उस आवाज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। और चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आप कौन कौन सी आवाजें सुन पा रहे हैं। यस, फैन की आवाज, बर्ड्स की आवाज, कौवा काव काव कर रहा है बगल में, मेहमान आने वाले हैं क्या, क्लॉक की निडल घूम रही है, टिक 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 आवाज आ रही है, बर्तन की आवाज आ रही है, कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज आ रही है, मशीन ड्रिलिंग, बाइक का साउंड है, बगल में से व्हीकल निकल रहा है, कोई बाजू वाले घर में टीवी चल रहा है। यस, गाड़ी की आवाज आ रही है, हवा की आवाज फील हो रही है, पड़ोसी के बच्चे की मस्ती की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं पर ताली बजी वो आवाज सुनाई दी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा दूर घर के पास, वहां की आवाज आ रही है, हार्ट बीट की आवाज आ रही है, बहुत साइलेंस लगता है श्वेता जी के कमरे में, कुकर की सीटी बजी, चिड़िया की आवाज, बाजू वाले के बच्चे की आवाज, बाहर की गाड़ी, ऊपर बच्चे भाग रहे हैं उसकी आवाज स्नेहल जी बता रही हैं, अंकिता जी को हॉर्न की आवाज आ रही है, सोनल जी को व्हीकल्स की आवाज आ रही है। एग्जैक्टली, देखिए थोड़ा सा गौर से हमने सुनने की कोशिश की तो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस हमें सुनाई दे रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें ये करना है। आप जब भी कोई आवाज सुने तो तुरंत उसे बच्चे को रिकॉग्नाइज करवाइए कि बच्चा ये इस चीज की आवाज है। इवन आप अलग अलग बर्ड्स के साउंड सुनिए, नदी के बहते हुए झरने की आवाज सुनिए, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट आवाजों को आप सुनिए और उसे रिकॉग्नाइज कर कर बच्चे को आइडेंटिफाई करवाइए। परिवार के सदस्यों से बातें करवाइए बच्चों से, और उन आवाजों को भी बच्चे से रिकॉग्नाइज करवाइए कि बेटा ये दादा का आवाज है, ये दादी का है, ये चाचा है, ये मासी है, ये नानी है, ये मामी है। तो बच्चों को फोन पर बातें करवाते समय मतलब लाउड स्पीकर पर रखिए फोन को और वो आवाज बच्चे को सुनाइए। तो इस तरह से भी हम हियरिंग कैपेसिटी को पावरफुल बना सकते हैं। तीसरा है स्मेलिंग एक्टिविटी। सूंघ कर, स्मेल से हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो अब निकालिए वो मसालादानी का डब्बा जो आप लेकर बैठे हैं और उसमें से सबसे पहले मिर्ची की कटोरी को बाहर निकाल दीजिए।
क्योंकि अगर मिर्ची को सूंघ लिया ना तो 10-15 मिनट के लिए गायब हो जाओगे। सो मिर्ची को हटाइए सावधानी से, और बाकी के जो मसाले हैं आंखें बंद करिए और उसमें से कोई भी एक डब्बी लीजिए हाथ में, और उससे चुटकी भर हाथ में लेकर स्मेल करिए। और ईमानदारी से, आपको पता नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके हाथ में है। डब्बे को थोड़ा उलट पुलट कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों के हाथ बंधे हुए होते हैं कि हाथ यहाँ जाएगा तो हल्दी ही आएगी, यहाँ जाएगा तो मिर्च पाउडर ही आएगा। तो ऐसी गड़बड़ मत करिएगा, ईमानदारी से ट्राई करिएगा। 3 अटेम्प्ट आपको करने हैं, 3 बार अलग अलग पाउडर लेने हैं और उसे स्मेल करना है आंखें बंद रखते हुए। और आपने सही गैस किया या नहीं वो आपको लिखकर भेजना है। ओके, आपके आंसर्स फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। लेडीज के लिए ये गेम थोड़ा सा आसान है, पर अगर आपके हस्बैंड साथ में है तो आप उनसे करवाइएगा। देखें वो मसाले पहचान पाते हैं या नहीं। राइट, खाने में नमक कम है ये तो हस्बैंड को आसानी से पता चल जाता है, पर कौन सा मसाला स्मेल से कौन सा है ये पता लगता है या नहीं, एक थोड़ी सी फन एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम कोशिश करते हैं। हर एक को 3 अटेम्प्ट करने हैं, अपने आंसर्स लिखकर भेजने हैं, और अंत में आपको आंसर लिखना है ये कि 3 में से कितने अटेम्प्ट आपके सच हुए। 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 1, क्या है आपका स्कोर वो आपको लिखकर वहां पर हमें शेयर करना है, भेजना है। अर्चना जी 3 आउट ऑफ 3, वेरी गुड। डॉक्टर सुरभि जी 3 आउट ऑफ 3, नेहा जी 3 आउट ऑफ 3, भावना जी, प्रेरणा जी, सभी 3 आउट ऑफ 3 होते जा रहे हैं। रीनू जी, पारुल जी, नेहा जी, शशि जी, सभी लोग अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सभी की तरफ से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह आप अलग अलग चीजों को स्मेल कर कर एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। इवन आपके घर में जब खाना बन जाता है, तो खाना अगर आपने नहीं बनाया तो आप उस खाने को स्मेल कर कर बताइए कि इसमें कौन कौन से मसाले पड़े हैं, और फिर आप जिसने खाना बनाया है उसके संग क्रॉस चेक करिए। तो इस तरह से आप स्मेलिंग की एक्टिविटी, अपनी सूंघने की शक्ति को पावरफुल बना सकते हैं, और अलग अलग चीजों को स्मेल कर कर आप बच्चे को भी वो स्मेल रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। राइट, तो हर तरह की स्मेल लेने की कोशिश हमें करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए चौथी एक्टिविटी है टेस्ट एक्टिविटी। यहां पर आपको आंखें बंद करते हुए, आपको कटोरी में हमने जो अनाज के दाने लेकर बैठने के लिए कहा था ना, उसमें से कोई भी एक दाना उठाइए और उसे उठाकर मुंह में रखिए आंखें बंद रखते हुए, और गैस करिए कि ये दाना कौन सा है। ये गेहूं है, ये चना दाल है, या मूंग दाल है, ये क्या है। राइट, और ईमानदारी रखिएगा, टच से उसे समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि टच से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा दाना है। तो इतनी ईमानदारी रखिएगा, उसे सीधा मुंह में रखिए और सिर्फ उसके टेस्ट से आपको पता लगाना है कि ये कौन सा दाना है। अगेन यहां पर भी हम 3 अटेम्प्ट करेंगे, 3 बार आपको ट्राई करना है, 3 चांस में आपको पता लगाना है कि कौन कौन से दाने आपने लिए थे। चलिए तो आपका समय शुरू होता है, आप फटाफट से कोशिश शुरू करिए। टेस्ट से आपको रिकॉग्नाइज करना है। राजमा, ओके, मेहा जी ने राजमा लिया, तुरंत पता चल गया। व्हाइट मटर, चना दाल। आकांक्षा जी कह रही हैं कि पड़ोसी के वहां समोसा बन रहा है, उसकी स्मेल आ रही है। स्मेलिंग एक्टिविटी में स्मेल बड़ी तेजी से स्मेल कर ली। हाँ आकांक्षा जी ने। चना दाल, मूंग, गेहूं 3 आउट ऑफ 3, चना दाल, गेहूं, मूंग, छोले, सिंगदाना, ओके, राइस, व्हीट, चना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह आप अलग अलग चीजों को टेस्ट कर कर उसका टेस्ट भी बेबी को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, और टेस्ट कर कर इस एक्टिविटी के द्वारा आपकी टेस्टिंग सेंस को भी आप पावरफुल बना सकते हैं। राइट, तो ये एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं। फ्रूट्स हो गए या और कुछ खाने की चीजें हो गई, जिनका उपयोग कर कर हम इस तरह से अलग अलग टेस्टिंग एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। अब पांचवी एक्टिविटी है टच एक्टिविटी। स्पर्श कर कर आपको अपनी चीज को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम वापस अब मसालादानी लेंगे, और अगेन आंख बंद कर कर पाउडर फॉर्म में जो मसाला है उसे सिर्फ उंगली से स्पर्श कर कर आइडेंटिफाई करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हाँ, क्योंकि सभी पाउडर फॉर्म में है। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा धनिया है और कौन सा हल्दी है। राइट, तो चलिए देखते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं अपने मसालों के साथ,
और आप उसे देखे बिगैर सिर्फ टच कर कर भी पता लगा पाते हैं या नहीं। ओके, तो 3 अटेम्प्ट है आप सभी के लिए, फटाफट से आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए और हमें बताइए कि क्या आता है आपका स्कोर। ग्रेट, चना दाल राइस वगैरह का माहौल खत्म होने आया है और अब धीरे धीरे हल्दी मिर्च नमक वगैरह के आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। यस, हमारे सभी फ्रेंड्स बारी बारी मसालों को चेक करते जा रहे हैं। हल्दी, जीरा, गरम मसाला, राई, जीरा 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 2। यस, इसमें अब गड़बड़ होना शुरू हो रही है मम्माज में, क्योंकि पाउडर फॉर्म है ना, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। अगर स्मेल की परमिशन होती तो वापस गड़बड़ नहीं करते आप, पर यहाँ पर सिर्फ टच कर कर पता करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा हम हमारी पांचों इंद्रियों को पावरफुल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको जितनी भी एक्टिविटी करवाई, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। सारी चीजें घर में अवेलेबल थी, तो कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आराम से ये एक्टिविटीज आसानी से हो सकती है, उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, राइट। तो ये एक्टिविटीज भी हम प्रेगनेंसी के दरमियान हमारे फ्री टाइम में कर सकते हैं। अब हम एक क्विज खेलने जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से आपने जो गर्भ संस्कार के बारे में सीखा है, उसके बारे में आपकी नॉलेज कितनी परफेक्ट हुई, चलिए हम उसे अब चेक करेंगे। हम यहाँ पर एक एक सवाल पूछते जाएंगे, उसके कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको सही आंसर लिखकर फटाफट से चैट बॉक्स में भेजना है। पहला सवाल है, सुधार डैश में होता है, डैश में नहीं। हमारे एक फ्रेंड ने तो जवाब दे दिया, सुधार पति में हो सकता है भाई, पत्नी में नहीं। पति को सुधरना पड़ेगा, पत्नी तो परफेक्ट ही होती है, राइट। ऐसा भी सोचने वाले फ्रेंड्स हैं हमारे बीच में, पर सही आंसर है इस सवाल का, सुधार बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं। यस, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का ये गोल्डन सेंटेंस जो हम सभी ने डे 2 पर सीखा था। चलिए सेकंड सवाल आप सभी के सामने, गर्भ संस्कार का पालन कब करना चाहिए? हर रविवार, हफ्ते में 2 बार, हर रोज? यस, गर्भ संस्कार का पालन कब करना चाहिए? हर रविवार, संडे के संडे, या हफ्ते में 2 बार, या हर रोज? बहुत बढ़िया, आप सभी तो एकदम पक्के स्टूडेंट निकले हैं, पक्के खिलाड़ी हैं, सभी के आंसर एकदम परफेक्ट है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा कि कोई रविवार कह दे या कोई हफ्ते में 2 बार कह दे। यहां तक कि एक फ्रेंड ने तो ये भी कह दिया कि हर रोज 24/7 24 घंटे करना है, ये नहीं कि हर रोज करना है तो मतलब दिन में एक ही बार करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों हर रोज करना चाहिए? क्या रीजन है हर रोज करने के पीछे? लॉजिक क्या है हर रोज करने के पीछे? साइंस क्या कहता है हर रोज क्यों करवाता है साइंस? यस, उस कारण को भी लिखकर भेजिए, देखते हैं कि आप सभी को वो कारण याद है या नहीं। यस, न्यूरॉन्स ग्रो हो रहे हैं एवरी मिनट, 80% ब्रेन बन रहा है, हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बन रहे हैं, इसलिए हर रोज करना बहुत जरूरी है। यस, यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड कह रहे हैं कि इतना तो आपने ट्रेंड कर ही दिया है कि अब हम इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। यस बिल्कुल, और आप सबने सीख लिया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए तीसरा सवाल, माता का गर्भाशय केवल अंग नहीं बल्कि महान डैश है, पाठशाला, खजाना या लाइब्रेरी? पाठशाला है, खजाना है या लाइब्रेरी है? यस, अगर आपने गर्भ संस्कार एप्लीकेशन अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको इस सवाल के जवाब में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या बात है, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी लगता है। सभी के आंसर्स एकदम सही आ रहे हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा। हाँ, पाठशाला है, यस बिल्कुल सही जवाब है। खजाना और लाइब्रेरी नहीं, पाठशाला है, क्योंकि बच्चे को शिक्षण देने की शुरुआत, अच्छा कुछ सिखाने की शुरुआत हम माता के गर्भ से ही कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। चौथा सवाल, गर्भावस्था डैश होनी चाहिए, डैश नहीं।
आयोजित होनी चाहिए, आकस्मिक नहीं। आकस्मिक होनी चाहिए, आयोजित नहीं। और तीसरा ऑप्शन, पियर में होनी चाहिए, ससुराल में नहीं। ये तीसरा ऑप्शन तो बड़ा कॉमेडी ऑप्शन रहा। पर चलिए देखते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंगली। क्या बात है, स्वाति जी, भावना जी, डॉक्टर राधिका जी, स्वाति जी, लाडी जी, सोनल जी, पारुल जी, सभी की तरफ से एक ही जवाब आ रहा है और वो जवाब है ए, आयोजित होनी चाहिए, आकस्मिक नहीं। प्रेगनेंसी शुड बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। बहुत सही बात है। चलिए पांचवा सवाल आप सभी के सामने। गर्भावस्था के दौरान माता का डैश रहना बहुत जरूरी है। विचारों में रहना, चिंता में रहना, सकारात्मक रहना। ऑप्शन ए, बी, सी। क्या बात है, यहां पर मैं सवाल शुरू करूं उसके पहले ही जवाब आना शुरू हो जाता है। प्रांजलि जी, नेहा जी, प्रेरणा जी, पूनम जी, पंक्ति जी, शिवमाला जी, नासिम कानानी जी, श्रेया जी, दीपिका जी, स्नेह, अंकिता जी, पुनीता जी, स्वाति, सोनल, रीनू जी, निधि जी, अंकिता पटेल, पारुल जी, नेहा जी। क्या बात है, क्या बात है, सभी के आंसर एक ही दिशा में आ रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, सकारात्मक होना चाहिए। चलिए छठा सवाल आप सभी के सामने। गर्भ संस्कार के दैनिक पालन से डैश संतान की प्राप्ति होती है। यस, ये थोड़ा सा कॉर्नर क्वेश्चन है, अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। विशेष इच्छित गुणों वाले, सर्वगुण संपन्न। ऑप्शन ए, बी या सी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है। कोई कह रहा है सर्वगुण संपन्न, कोई कह रहा है विशेष, पर मैक्सिमम फ्रेंड्स कह रहे हैं इच्छित गुणों वाले। यस, वैसे तो सारे जवाब सही कह भी सकते हैं, पर अगर एप्लीकेशन के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर समझें तो बी इज द राइट आंसर। राइट, इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति हो सकती है। गर्भ संस्कार के पालन द्वारा हमें जैसा गुण चाहिए बच्चे में वैसा गुण लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। गर्भ संस्कार एक डैश विज्ञान है। आंसर ए, बी या सी। यस, आंसर ए, बी या सी। गर्भ संस्कार आध्यात्मिक विज्ञान है, तर्क विज्ञान है या वैदिक विज्ञान है? कौन सा विज्ञान है गर्भ संस्कार? बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आंसर्स आ रहे हैं सभी मम्मास की तरफ से। गर्भ संस्कार एक आध्यात्मिक विज्ञान है या तर्क विज्ञान है कि फिर वैदिक विज्ञान है? थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नजर आ रहा है आध्यात्मिक और वैदिक के बीच में। यस, तो एप्लीकेशन के आधार पर हमने जो चीजें आपको सिखाई है उसके आधार पर गर्भ संस्कार मात्र अध्यात्म नहीं है। गर्भ संस्कार की बातें हमारे वेदों में लिखी गई थी, इसलिए हम इसे वैदिक विज्ञान के तौर पर जानते हैं। तो सही जवाब है आंसर सी, वैदिक विज्ञान। बहुत बढ़िया। चलिए आठवां सवाल आप सभी के सामने ये रहा। बच्चे के दिमाग का डैश प्रतिशत विकास माता के गर्भ में हो जाता है? 78%, 80% या फिर 85%? इसमें तो गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि ये आंसर तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लिया है। हर एक को क्लियर हो चुका है कि बच्चे का 80% ब्रेन माता के गर्भ में डेवलप हो जाता है। तो सही जवाब है आंसर बी, 80%। तो चलिए नौवां सवाल आप सभी के सामने। गर्भावस्था के दौरान शिशु के दिमाग में प्रति मिनट कितने न्यूरॉन्स बनते हैं? 1.5 लाख, 3.5 लाख या तीसरा आंसर है 2.5 लाख?
तो आपके अनुसार गर्भावस्था के 9 महीनों के दरमियान बच्चे के दिमाग में कितने न्यूरॉन्स बनते हैं हर मिनट? आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। सही जवाब है आंसर सी, 2.5 लाख। हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तब 100 बिलियन न्यूरॉन्स उसके दिमाग में अप्रोक्सीमेटली बन चुके होते हैं, और ये 100 बिलियन का नंबर कंप्लीट करने के लिए उससे हर मिनट 2.5 लाख की तेजी से न्यूरॉन्स बनाने पड़ते हैं। बहुत परफेक्ट आंसर था ये आप सभी का। गर्भ संस्कार गुरु ऐप पे आपको रोज कितनी एक्टिविटीज करने के लिए मिलती है? 10, 12 या 15? क्या है आपका आंसर? गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में आपको रोजाना कितनी एक्टिविटीज करने को मिलती है? 10 एक्टिविटी, 12 एक्टिविटी या 15 एक्टिविटी? 12, 12, 12। आंसर इज बी। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सभी ममाज ने एकदम परफेक्ट तरीके से एप्लीकेशन को स्टडी किया है, अच्छी तरीके से वर्कशॉप को भी अटेंड करे जा रही हैं, इसलिए किसी के भी आंसर में छोटी सी भी गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है, और आप सभी एकदम सही बता रही हैं। 10 + 2 12, टोटल 12 एक्टिविटीज हमने एप्लीकेशन में डाली है। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? यस, ये सवाल देखते हैं कितने लोगों को आता है। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन क्या 3 भाषा में उपलब्ध है, या 2 भाषा में उपलब्ध है, या 110 भाषा में उपलब्ध है? चलिए, 3 भाषा अगर आप लिख रहे हैं या 2 भाषा लिख रहे हैं तो कौन कौन सी आपको भाषाओं के नाम भी लिखने हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेशन का कोर्स एप्लीकेशन अवेलेबल है? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। यस, नेहा जी आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। भावना जी राइट, जेनी राइट। यस, द आंसर इज 3, एंड गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश। चौथी भाषा मराठी बहुत जल्दी एप्लीकेशन में आने वाली है, शायद आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर चौथी भाषा मराठी में भी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी होगी, राइट? तो अभी फिलहाल के तौर पर 3 भाषाओं में अवेलेबल है। गर्भ संस्कार गुरु ऐप द्वारा आप गर्भ संस्कार का पालन डैश कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, दिए गए निश्चित समय पर, कभी कभी। यस, 3 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है कभी कभी, ऑप्शन बी है दिए गए निश्चित समय पर, और ऑप्शन सी है कभी भी कहीं भी। तो क्या होगा सही आंसर? आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी? आंसर ए, आंसर बी या आंसर सी? रेणु जी, स्वाति जी, श्यामल जी, रिंकी जी, अदिति जी, आकांक्षा जी, श्वेता जी, क्या बात है, सभी के सभी एकदम सही जवाब दे रहे हो, एंड यू आर ऑल एब्सोल्युटली राइट। कभी भी कहीं भी गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि जिसमें आपको पर्टिकुलर टाइम पर ही बैठना पड़ेगा, कभी कभी आप कर सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये माता की ममता जितनी विशाल एप्लीकेशन है, जहां पर आपके लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, राइट? रात को अगर 2 बजे बच्चा खाना मांगेगा तो माँ मना करेगी क्या? माँ कभी भी मना नहीं करेगी। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार के पालन के लिए भी गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन आपको कभी भी मना नहीं करेगी। एनी टाइम आप गर्भ संस्कार का पालन कर सकते हैं। चलिए 13th क्वेश्चन, गर्भ संस्कार द्वारा हमें डैश वर्ष का काम डैश महीनों में करना है। यस, नंबर गेम। 90 वर्ष का काम 9 महीनों में, 100 वर्ष का काम 10 महीनों में, या 9 वर्ष का काम 9 महीनों में? सही जवाब है आप सभी की तरफ से, आंसर इज ए, राइट? ए इज द राइट आंसर। बच्चे की 90 वर्ष की आयु का एवरेज काम हम इन 9 महीनों के दरमियान एक पावरफुल नींव रखकर करेंगे। ओके, तो चलिए एक और सवाल। गर्भ संस्कार गुरु ऐप गर्भ संस्कार का पालन डैश अनुसार करवाती है? प्रेगनेंसी के महीने अनुसार, हफ्ते अनुसार, या दिन के अनुसार?
यस, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इसमें आप कंफ्यूज होते हो या परफेक्ट तरीके से समझ जाते हो, क्योंकि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन दुनिया की एकमात्र एप्लीकेशन है जो प्रेगनेंसी का, गर्भ संस्कार का ये जो कोर्स है वो प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार करवाती है, और कोई भी एप्लीकेशन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार नहीं करवाती। जनरल कोर्स करवाते हैं या फिर सप्ताह में या महीने का कोर्स देते हैं, राइट, जो कि कम इफेक्टिव रहेगा। प्रेगनेंसी के डे के अनुसार किया हुआ कोर्स ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, राइट। प्लानर्स को रोज क्या करना चाहिए, जो कि आज हमने पहले सेशन में बात की कि आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज करनी है, शरीर की और मन की शुद्धि करनी है, और उसके लिए कुछ एक्टिविटीज जो करनी होती है वो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन के फ्री सेगमेंट में रखी हुई है। वहां पर ऑडियोज अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है, कैलेंडर्स अवेलेबल है, पोस्टर्स अवेलेबल है, गर्भ संवाद अवेलेबल है, जो प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चीजें ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सभी के मन में क्लियर हो गया कि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार गर्भ संस्कार का पालन करवाती है। 15वां क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री के भावनात्मक स्पंदन गर्भस्थ शिशु को के साथ जोड़ने के लिए खाली जगह डैश करना चाहिए, गर्भ संवाद करना चाहिए, योगा करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए। यस, ये तो सभी की फेवरेट एक्टिविटी है, सो ऑब्वियसली इसमें तो गलत जवाब आने का कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक, और आप बिल्कुल सही एक्टिविटी बता रहे हैं, गर्भ संवाद। यस, प्रेगनेंसी के दौरान रोजाना गर्भ संवाद करने से माता और होने वाले बच्चे के बीच, परिवार के सभी सदस्यों और बच्चे के बीच भावनात्मक स्पंदनों की रचना होती है, एक पावरफुल बॉन्ड क्रिएट होता है, एक इमोशनल कनेक्शन तैयार होता है। चलिए 16वां सवाल, प्रार्थना करने से गर्भस्थ शिशु तथा गर्भवती माता की डैश होती है, आयु वृद्धि, इच्छा वृद्धि या रक्षा। यस, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है काफी लोगों के मन में, पर अगर आपने सारे वर्कशॉप के सेशन ध्यान से सुने हैं, जब हमने प्रार्थना के महत्व की बात की थी उससे भी अगर ध्यान से सुना है, तो आप परफेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वैसे तो आयु वृद्धि भी होती है, इच्छा वृद्धि भी होती है और रक्षा भी होती है, पर गर्भ संस्कार के पर्सपेक्टिव से हमें किस भावना से प्रार्थना करनी थी ये हमने समझाया था, एंड द राइट आंसर इज आंसर सी। यस, फेसबुक पर हमारे सभी फ्रेंड्स सही आंसर दे रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। तो रक्षा होती है, गर्भस्थ शिशु की और माता की रक्षा करने के लिए हमें प्रार्थना करनी है भगवान से। बहुत अच्छी बात है। चलिए 17वां और आखिरी सवाल आज के क्विज का, गर्भ संस्कार गुरु ऐप में आपको हर रोज शिशु के PQ, EQ, IQ, SQ और डैश के विकास के लिए मटेरियल प्राप्त होगा। द्विइंद्रिय के विकास के लिए, एकेंद्रिय के विकास के लिए या पंचेंद्रिय के विकास के लिए। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़े तेजी से आंसर आ रहे हैं सभी की ओर से, और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है किसी के भी आंसर में। आंसर इज सी, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों का विकास होता है माता के गर्भ में। IQ, EQ, PQ, SQ का भी विकास हो जाता है माता के गर्भ में, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के कोर्स के द्वारा। इसी प्रकार का मटेरियल आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब टाइम हो जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करने का। सबसे पहले आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपाइए, शाबाशी दीजिए अपने आप को, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से क्विज एंजॉय की। आपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम आंसर्स सही भी दिए, मतलब कि आपने गर्भ संस्कार के लिए अपने आप को परफेक्ट तरीके से तैयार कर लिया है, राइट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कल के विनर्स। कल की कंपटीशन बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अमेजिंग थी। पायल जी, मीरा जी, पूजा शाह जी, स्नेहल जी और शशि जी, अर्चना जी और श्रेया जी, इन सभी को हम विनर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले तो हमने रैंडम एल्गोरिथम के द्वारा विनर्स तैयार किए। अब इन विनर्स के अंदर पायल जी, मीरा जी, पूजा जी, स्नेहल जी के अलावा शशि जी, अर्चना जी, श्रेया जी वापस सिलेक्ट हुए, और जब उनकी कृतियां हमने देखी, उन्होंने जो
क्रिएशन कर कर भेजे थे, काबिले तारीफ थे, अमेजिंग थे। सभी ने जो चीजें गर्भ संस्कार को ध्यान में रखते हुए, मातृत्व को ध्यान में रखते हुए जो कड़ियां बनाई हैं, जो पोयम्स लिखी थी, दे आर अमेजिंग। उसे सुनकर, उसे पढ़कर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल फीलिंग आ जाती है, मातृत्व की भावना प्रबल बनती है। इतनी अद्भुत रचनाएं इन सभी माताओं ने की थी। तो शशि जी, अर्चना जी, श्रेया जी ऑलरेडी विनर्स बन चुके हैं पुरानी कॉम्पिटिशन्स में, पहले 3 दिन की कॉम्पिटिशन्स में। फिर भी आज के कॉम्पिटिशन में उन्हें फिर से विनर बनाया जा रहा है। तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। आप सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कृतियां भेज रहे हैं। आज का क्या होमवर्क है? आज का होमवर्क है हाउ टू फॉलो गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार को पालन करने की जो 12 एक्टिविटीज हम आपको बताते हैं, वो 12 एक्टिविटीज कौन कौन सी है, उन एक्टिविटीज का लिस्ट बनाकर आपको हमसे ईमेल पर शेयर करना है। दूसरा टास्क है आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के बारे में अपना फीडबैक शेयर करना है, आपका रिव्यू शेयर करना है प्ले स्टोर पर या तो एप्पल स्टोर पर। आप जहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, वहां पर उस एप्लीकेशन का रिव्यू देना होता है, फीडबैक देना होता है। तो आपको वहां पर जाकर आप इस एप्लीकेशन के बारे में आपका फीडबैक देना है, और वो फीडबैक देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको हमसे शेयर करना है। तो ये है आज का दूसरा कंपटीशन, राइट। वहां पर स्टार देने होते हैं, तो 5 स्टार देने के बाद आप अपना जो भी कमेंट वहां पर लिखना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसी है, कैसे ये प्रेग्नेंट लेडीज को हेल्पफुल हो सकती है, ताकि आपके बाद जो माताएं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाली हैं, वो आपका फीडबैक पढ़कर, आपका रिव्यू पढ़कर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मोटिवेट हो। इसलिए आपको ये टास्क करना है। और तीसरा टास्क है आपका, एप्लीकेशन के अंदर गर्भ संस्कार कैलेंडर और पोस्टर्स दिए हुए हैं, और वहां पर शेयर का बटन भी है। तो उस इमेजेस में से कुछ इमेजेस को आपको अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज के फॉर्म में, या मोबाइल में व्हाट्सएप में स्टेटस के फॉर्म में उससे शेयर करना है, ताकि उन पोस्टर्स को और लोग भी देखें और उनके द्वारा उनको गर्भ संस्कार की जानकारी मिल सके, राइट। तो ये 3 टास्क हमको करने हैं, और तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है, ताकि कल के विनर्स के तौर पर आपका नाम हम डिक्लेयर कर सकें। तो ये था हमारा आज का होमवर्क। कल के दिन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो कल का दिन इस पूरे प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल हम गर्भ संस्कार कैसे किया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को डिलीवरी के दिन से पहले, डिलीवरी के दिन तक, और प्लानिंग करने के बाद, कंसीव करने के बाद 9 महीने तक रोज क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उन सारी एक्टिविटीज को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, सीखने वाले हैं। साथ ही साथ योगा, डाइट, म्यूजिक रिलेटेड एक्टिविटीज भी कल हम आपको सिखाने वाले हैं, राइट। क्योंकि मैक्सिमम मदर्स को डाइट और योगा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन कल आपका दूर हो जाएगा। ये एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पिछले 4 सेशन नहीं भी भरे किसी वजह से, पर अगर आप 5वां सेशन भी डायरेक्ट भरते हैं, तो भी आप काफी कुछ समझ पाएंगे, राइट। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स किसी वजह से आगे के सेशंस नहीं भर पाए, तो उन सभी को भी आप कहिएगा कि कल के सेशन में जरूर जरूर आए, राइट। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। गर्भ संस्कार का कोर्स क्या है, उस कोर्स को भी हम आपको प्रैक्टिकली कल दिखाने वाले हैं। और एक स्पेशल ऑफर होगा गर्भ संस्कार वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स के लिए, विनर्स के लिए और भी ज्यादा स्पेशल ऑफर होगा, कि जिसके द्वारा आप ये कोर्स सब्सक्राइब कर कर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये है हमारा कल का टास्क। आज के प्रोग्राम में हमारा गर्भ संवाद पेंडिंग रह गया है। यस, तो अब हम गर्भ संवाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं सभी मदर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ अपने टमी पर ले लीजिए और अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए बेबी के संग एक अलग ही दुनिया में खो जाइए। ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें अपने बेबी से करने के लिए तैयार हो जाइए। माता बनने की इच्छुक या मातृत्व के समय को आनंद से अनुभव करने वाली तमाम माताओं को अभिनंदन। गर्भ संवाद करना खूब ही लाभदायी है, क्योंकि
इससे मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, गर्भ का संरक्षण और संवर्धन होता है। गर्भ संवाद के द्वारा गर्भस्थ शिशु के साथ तादात्म्यता बनाई जा सकती है। तो चलो हम भी गर्भ संवाद द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपनी अनुकूल परिस्थिति में बैठिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाइए। पति पत्नी दोनों अगर साथ यह क्रिया कर रहे हैं तो दोनों अपने हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाएं। ऐसा अनुभव करें कि बालक आंदोलित हो रहा है। आपका संपूर्ण ध्यान शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपके गर्भजल में विकसित हो रहा शिशु आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, ऐसी भावना व्यक्त करें। शिशु के हर एक अंग और उपांग को देखने की कोशिश करिए। आपको जैसे गुणों वाला संतान चाहिए उसकी कल्पना करते करते गर्भ संवाद की शुरुआत कीजिए। गर्भ संवाद। हे दिव्यात्मा, तेरी मनुष्य के जैसी आकृति की रचना भी तो हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें बेटा कहकर संबोधित करूंगी। हाँ बेटा, इस महीने में तेरा संवेदन तंत्र विकसित हो रहा है, तेरे कानों का भी विकास हो रहा है। मतलब कि अब तुझमें मुझे सुनने के साथ साथ महसूस करने की भी शक्ति विकसित हो रही है। तेरे कोमल कानों को अच्छा लगे ऐसा मधुर पक्षियों का गुंजन, मधुर संगीत और नन्हे मुन्ने बच्चों की कहानियां भी मैं तुझे सुनाऊंगी। बेटा, मैं कुदरत के बनाए सुंदर रंग बिरंगे फूलों से रूम को सजाती हूँ। फूलों की माला बनाकर भगवान को चढ़ाती हूँ। हर रोज सूरज दादा और चंदा मामा से प्रार्थना करती हूँ कि तुझमें उनके जैसी तेजस्विता और शीतलता आए तथा आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन तमाम पंचभूतों से तेरी रक्षा करने की मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ कि आसमान की तरह उच्च विचार, जल की तरह बहते रहकर परिश्रम करना, वायु के जैसी विशालता, अग्नि समान सदा प्रकाशमान रहना तथा पृथ्वी के जैसी स्थिर गंभीरता इत्यादि गुण तुझमें आए, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ। धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे और गर्भ संस्कार का आनंद जो आपकी आंखों में, आपके रोम में अभी जो फैला हुआ है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं, उससे भरपूर एंजॉय करिए। काफी सारे फ्रेंड्स चाह रहे थे कि होमवर्क क्या है एक बार वापस देखना है, तो स्क्रीन मैंने फिर से शेयर कर दी है। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ। गर्भ संस्कार पालन की जो 12 एक्टिविटीज हमने डिजाइन की है वो 12 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं उसका लिस्ट आपको बनाकर हमसे शेयर करना है। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन के लिए अपना रिव्यू शेयर करना है। आपको एप्पल स्टोर पर या प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर इस एप्लीकेशन के बारे में अपना फीडबैक शेयर करना है, ताकि और लोगों को भी इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिल सके, मोटिवेशन मिले और
एप्लीकेशन के अंदर ही हमने पोस्टर्स एंड कैलेंडर्स का एक सेगमेंट बनाया हुआ है। तो वहां पर अच्छी इंस्पिरेशनल इमेजेस हैं, उन्हें आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकती हैं, टैग कर सकती हैं, स्टेटस में डाल सकती हैं, ताकि और लोगों तक भी गर्भ संस्कार की बातें पहुंचे। तो ये 3 आज के हमारे होमवर्क हैं, जिन्हें आपको हमें ईमेल पर शेयर करना है, सभी के स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए इसी बात के साथ आज का सेशन भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। कल का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल समय पर आ जाइएगा और कोई भी मित्र पेंडिंग ना रहे। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई बाकी रह गया है या किसी वजह से नहीं आ पाए थे, तो उन सभी को कहिएगा कि कल का सेशन जरूर जरूर समय सर